हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज हम नया पड़ाव चालू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी की वीडियो का, जो है नागरिकता। और बहुत इस वक्त आज से कुछ एक साल पहले लगभग बहुत सुर्खियों में रहा है ये किस्सा सीए की वजह से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। तो आज हम देखते हैं कि वो एक्ट जो है कहाँ तक ठीक है और किस एंगल तक ठीक है और कैसे संवैधानिक प्रक्रिया से सही ठीक है। अगर सही नहीं होता तो अभी तक चुनौती दे दी गई होती है उसे, और चुनौती दे दी गई होती तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज भी कर दिया होता अगर सही नहीं होता तो। पर फिर भी देखते हैं कि नैतिकता के तौर पर भी कितना ठीक है और कितना खराब है। तो पर ये आने वाले 2 या 3 वीडियो पता लगेगा आपको कि पूरा सीए एक्ट सही था कि नहीं था। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता हमारे भाग 2 में आता है संविधान में, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक होता है। 5 से 11 के बारे में, नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। और नागरिकता और राष्ट्रीयता में 2 अंतर होते हैं और दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। राज्य तथा व्यक्ति के मध्य वैधानिक संबंध सुनिश्चित करती है। राज्य तथा व्यक्ति के मध्य वैधानिक संबंध सुनिश्चित करती है। आप कहोगे डेफिनेशन तो दोनों की सेम है, तो इसमें अंतर क्या है? तो अंतर मैं भी लिख देता हूँ। इसमें कैसे वैधानिक राज्य तथा व्यक्ति के मध्य वैधानिक संबंध कैसे सुनिश्चित होते हैं? अंतरराष्ट्रीय विधि यानी कानून के आधार पर। ठीक, यहां पे होता है राष्ट्रीय कानून के आधार पर, राष्ट्रीय विधि के आधार पर। राष्ट्र मतलब जो देश का होगा। ठीक, ये दोनों में अंतर है। और जैसे ये इसका संबंध इससे है कि जो मानवाधिकार आयोग है उसने ये तक कहा है यूएन के चार्टर में कि किसी को भी आप राष्ट्रीयता से वंचित नहीं रख सकते। सिटीजनशिप से रख सकते हो पर राष्ट्रीयता से वंचित नहीं रख सकते, क्योंकि सिटीजनशिप एक खुद का स्टेट मतलब राज्य यानी देश का मामला होता है कि वो किसको नागरिकता देगी और उसके क्या क्या नियम कानून है। पर राष्ट्रीयता देनी पड़ती है। राष्ट्रीयता में क्या होता है कि आप रह सकते हो देश में और अपना काम कर सकते हो, जितने टाइम के लिए आप आए हो रह सकते हो। एक तरीके से वीजा टाइप का बात होगी। ठीक है, ठीक। जैसे कि अक्षय कुमार की क्या नाम है, राष्ट्रीयता शायद कनाडा या इटली, ऐसे कुछ मुझे देश याद नहीं है, पर उनकी बाहर की राष्ट्रीयता है। ठीक है, पर वही मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। नागरिकता क्या है, आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, देश के संविधान की जो व्यक्ति को आपको मूल अधिकार दिए गए हैं वो प्राप्त होंगे, और ये सारे संविधान सारे मूल अधिकार आपके लिए होंगे, और ये कुछ कुछ आपके लिए होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ इसको मिटा के। अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 11 ये कहता है भारत की संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर क्या है कि नागरिकता की जो भी सिटीजनशिप की जो भी बातें होंगे वो उसकी शक्ति सारे संसद के पास है। संसद मतलब जो केंद्र संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और ये केंद्र सूची का विषय है। इसमें केंद्र ही नियम कानून बना सकती है, कोई राज्य होगा, राज्य इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब इंडिया में ऐसा भी नहीं कि स्टेट की अलग नागरिकता हो और केंद्र की अलग नागरिकता हो, सेंटर की अलग हो। यहाँ पे एक ही नागरिकता होती है, वो पूरे देश की होती है। ठीक है, अब जैसे कि
डोमिसाइल अलग होता है, वो एक राज्य का होता है, पर नागरिकता पूरे देश की होती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, और राज्य की अलग होती है और वहाँ सेंटर की अलग, दो दो नागरिकता होती हैं। पर इंडिया में एक ही नागरिकता होती है। और अब ये देखते हैं कि जब सीए आया था तो जो केरला की विधानसभा थी उन्होंने ये कहा था कि हम इसको कानून को निरस्त कर देंगे, अपने यहाँ पे एक क्या नाम है ऑर्डिनेंस लाके, अपनी विधानसभा में ऑर्डिनेंस लाके, अध्यादेश लाके हम इसको निरस्त कर देंगे। पर ऐसा क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ये केंद्र सूची का विषय है, केंद्र कानून बना सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहली बार तो चेतावनी दी जाएगी उन्हें, उसके बाद फिर उन्हें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, वहाँ से राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, इस कानून को लागू कराया जाएगा। कहने का मतलब ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात थी केरला के चीफ मिनिस्टर द्वारा कि नहीं हम इसको निरस्त कर देंगे, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि हम मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सीए में मुस्लिमों को नहीं रखा गया था। पर कौन से मुस्लिम? जो इन 3 देश के थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, ठीक, क्योंकि मुस्लिम बाहुल रेस्ट है, वो आगे बात करेंगे हम। तो देखते हैं उन्होंने कहाँ तक बहकाने की बात की। तो केरल के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने सारी बात बहकाने की करी थी। तो आगे जाके बहुत सारे राज्यों ने ये ऑर्डिनेंस पास किया, और सारे राज्यों को पता था इस ऑर्डिनेंस का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कपिल सिब्बल खुद कांग्रेस के राज्य ने किया था, शायद पंजाब ने भी किया था, और वहाँ पे खुद कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं कांग्रेस के, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया। क्यों? वो दिखाना चाहता था कि नहीं हम ये वोट साध रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, ये सब एक तरीके बेवकूफ़ बनाने की बात थी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते थे वो लोग। पर उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया, तब भी उसको फर्क तो पड़ा नहीं, सीए लागू हो गया, और लागू होगा भी, अगर नहीं हुआ तो लागू हो जाएगा, पर वो होगा ही होगा, क्योंकि केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो मैंने अनुच्छेद 11 की बात करी है, अब देखते हैं कि रिलेशंस क्या हैं। नागरिकता क्या है? नागरिकता, ठीक, जो है वो क्या है? राज्य मतलब देश। आगे राज्य की डेफिनेशन बताएंगे हम बाद में, जब पढ़ेंगे ना मूल अधिकार, तब आपको बताएंगे कि राज्य की डेफिनेशन क्या है। और नागरिक कि इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप बनाती है, ठीक है, नागरिकता का काम ये है। अब इसमें राज्य क्या देता है? राज्य नागरिक को क्या देता है? कुछ विशेष प्रकार के अधिकार राज्य देता है नागरिक को, और बदले में नागरिक को राज्य को क्या देना पड़ता है? मैं आरो यहां लगा रहा हूं, राज्य के प्रति हमेशा निष्ठावान बना रहना पड़ता है। राष्ट्र तो देता कुछ विशेष अधिकार, पर विशेष अधिकार देने के साथ साथ नागरिकों का हक वो होता है, कर्तव्य, कि वो कुछ राष्ट्र के प्रति हमेशा निष्ठावान, मतलब उसके प्रति हमेशा वफादार बने रहेंगे, ये पहला होता है। दूसरा और क्या करना पड़ता है नागरिक और राज्य के लिए? कर्तव्यों का पालन या निर्वहन करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया? इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए मैं आगे कर रहा हूं, ठीक। तो कोई भी देश जो होता है, बहुत सारे देशों का हम विभाजन बहुत तरीके से करते हैं, राजनीतिक तौर पर कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर कर सकते हैं, सांस्कृतिक तौर पर कर सकते हैं, पर हम अभी नागरिकता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आबादी के तौर पर करते हैं, ठीक है। आबादी या जनसंख्या दोनों एक ही बात है, इसका विभाजन करते हैं। तो 2 तरीके से विभाजन होता है इसका, कैसे? ठीक, पहले क्या होता है? नागरिक, ठीक, और दूसरा होता है विदेशी।
देखिए, नागरिक होने के लिए सिटीजनशिप जरूरी है, सॉरी, नागरिक होने के लिए नेशनलिटी जरूरी है, पर नेशनलिटी होने के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नेशनलिटी मिल जाएगी पर आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी हो गया, नागरिक तो मतलब सिटीजन्स होते हैं। अब और हर किसी नेशनलिटी का मतलब भी हर किसी देश के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी देश के नागरिक कानून अलग अलग हैं। ठीक है, तो इंडिया का अलग है। ठीक। अब विदेश में भी क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं विदेश में। एक होते हैं मित्र विदेशी, यहां कर देता हूं मित्र। ठीक। और एक होते हैं शत्रु, इन्हें क्या बोलते हैं विदेशियों को, इन्हें बोलते हैं एलियंस, नॉन सिटीजन्स। ठीक। और आउटसाइडर बोल सकते हैं। ठीक। तो इसको आप देख लीजिए कैसे भी किसी भी देश, कैसे भी जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है किसी भी देश में। तो देश में डिवाइड करने का मतलब ये कि इस दो पैमाने पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप नागरिकता की बात कर रहे हैं तो वैसे बहुत पैमाने हैं, जनजाति के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, वैसे बहुत डिवाइड कर सकते हैं। पर जब आबादी की बात हो रही है और नागरिकता की बात हो रही है तो इन दो चीज़ों पर डिवाइड कर सकते हैं, मित्र और मित्र और शत्रु क्या होता है, मित्र वो होते हैं जिनसे हमारा अच्छा लेन देन चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा भूटान हो गया देश, जापान हो गया। ठीक है, ये ऐसे। शत्रु क्या होता है, इससे हमारे युद्ध चल रहे होते हैं, या हमारी व्यापार गतिरोध चल रहा होता है, या हमारा और भी चीज़ों का गतिरोध चल रहा होता है। तो वो डिफाइन हर कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता रहता है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है। ये हर किसी देश की विदेश नीति पर निर्भर करता है कि किस तरीके की विदेश नीति उस देश में चल रही है। ठीक है, मैं आगे करवाता हूँ। ठीक है, अब ऐसे डिफाइन कर देंगे। अब आगे बताते हैं नागरिकता का क्या मतलब है। विदेशी में और नागरिक में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि राज्य अपने नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक। अब जैसे कि बात करते हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों की श्रृंखला में कुछ विशेष प्रकार के अधिकार होते हैं जो सिर्फ राज्य अपने नागरिकों को ही प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 15, 14, 15, 16, 19। ठीक।
20 एंड 21 ये हमारे देश के नागरिकों को दिए जाते हैं। ये विदेशियों को या किसी और स्थान को नहीं दिए जाते। ये खाली हमारे देश में नागरिक होगा उसी को दिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना कि सभी नागरिक, सभी जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ इनके लिए, नागरिक के लिए तो है ही हैं, कुछ कुछ नागरिकों को भी प्रबंधन लगाते हैं, युक्ति निर्बंधन लगाते हैं। पर जो विदेशों को प्राप्त नहीं है हमारे मूल अधिकारों में से, तो इनको छोड़ के जो भी हैं बाकी के वो नहीं प्राप्त है। ये हमारे देश के ये तो प्राप्त है ही हैं, जो विशेष तरीके के, ये उनको प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी 14 नहीं है इसमें, 14 नहीं है, 15, 16, 19, 20, 21 ये 5 हैं जो वो देश के नागरिक को प्राप्त हैं। बाकी सारे सबको प्राप्त हैं, चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। सबको प्राप्त का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे ही मूल अधिकार हैं जो नागरिकों पर भी निर्बंधन लगाते हैं, युक्ति निर्बंधन लगाते हैं, तो वो तो किसी को भी प्राप्त होंगे। मैं बता दूंगा कौन से किसको प्राप्त है, पर ये जो हैं वो हमारे देश के अभी नागरिकों को प्राप्त है। इतना याद रखना बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या प्राप्त है देश के नागरिकों को। ठीक, अब मत देने का अधिकार जो सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ क्या क्या प्राप्त है। अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, 326 सॉरी 326, ठीक है। 326 आर्टिकल के मत देने का अधिकार जो खाली देश के लोगों पर प्राप्त है। अगला, राज्य के सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति बनने का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार। चौथा है संसद का सदस्य बनने। एक मिनट रुकना। संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य बनने। ठीक है, संसद हो गया, उसका विधानमंडल होगा। देखो यहाँ पे मनोज का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो दो एंग्लो इंडियन होते हैं, वो उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, वो निर्वाचित नहीं होते, तो उनको छोड़ के बाकी सब जो विधानसभा में होंगे उनको भी बनने का भारत के नागरिक का अधिकार है। लोक संसद में भी जाने का भारत के नागरिक को अधिकार है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने का भी उसके और चुनाव आयुक्त बनने का भी उसे अधिकार है। ठीक है, और कैग का भी उसे अधिकार है। तो ये सारे जितने भी अधिकार हैं उन्हीं को ही हैं। ठीक है, ठीक है,
जब राज नागरिक को इतना अधिकार देता है तो नागरिकों को कुछ कर्तव्य बनते हैं राज के प्रति। तो मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में मैंने बता चुका हूँ, पहले फिर और बता देता हूँ एक बार। शॉर्ट में ये है, नागरिकों को राष्ट्र के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहना होगा। ठीक है। दूसरा, नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य, नागरिकों को राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा। और वैसे बता दूं, 42 संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों जोड़ा गया था। ठीक है। 1976 में 42 संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रख लेना, थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट है। और अब देखते हैं कि हमारे देश में किन किन संशोधनों की जगह से कौन कौन से अधिनियम है जिनकी वजह से राष्ट्रीय नागरिकता मिलती है या नागरिकता मिलती है राष्ट्र की। ठीक है। ठीक है। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 देखते हैं। पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से अधिनियम है, उसके बाद फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं नागरिकता किन किन बेस से मिलती है। तो मैं आज खाली बुलेट पॉइंट उनके एक्सप्लेन बताऊंगा और अगले वीडियो में उनको सबको एक्सप्लेन करके ले जाऊंगा। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा अभी बेस बनाया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय देखो ये सबसे मेन था, क्योंकि आज़ादी के बाद जो पहला अधिनियम बना था वो ये बना था नागरिकता के लिए। तो सबसे पहला अधिनियम यही था। ठीक है। तो इसमें ही संशोधन करके बाकी सारे बनेंगे। अब क्या होगा, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये ऐसे लिख के आएगा। ठीक है। तो ये याद रखना बात को, बाकी मैं आगे लिखता हूँ सारे। पहला था, पहली बार संशोधन कब हुआ नागरिकता में, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। दूसरा था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। उसके बाद 92। ठीक। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। कितने, 9 साल बाद, याद रखना है। उसके बाद फिर 2 साल बाद ही हो गई थी। भारतीय नागरिकता संशोधन 2005। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है। उसके बाद 5 फिर 10 साल बाद हुई थी,
15। अब लास्ट में कौन सी थी हमारी जो इससे इतना बवाल हुआ था? 2019। ठीक है, पर हमारी जितनी भी संशोधन हुए हैं वो इसी अधिनियम में होके हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले यही थी, तो इसका अभी भी इसको बेस माना जाता है। और इन सब में धीरे धीरे करके हर किसी के लिए अलग प्रावधान किए गए थे। तो सबके मैं बेसिक बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, एक दो जो में इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा एक करके। तो अब हम देखते हैं कि नागरिकता देश की किस किस बेस पे मिलती है पहले तो। ठीक है, 5 आधार हैं नागरिकता मिलने के, तो उनको मैं आज बुलेट पॉइंट बताता हूँ। जैसे 5 मैंने 6 बताए हैं बुलेट पॉइंट, तो उनको एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसके बाद इनको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से 5 तरीके हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बाय बर्थ, ठीक, दूसरा बाय डिसेंट, ठीक, तीसरा है थ्रू रजिस्ट्रेशन, चौथा है थ्रू नेचुरलाइजेशन, पांचवा है थ्रू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। 5 तरीके होते हैं नागरिकता लेने के, प्राप्त करने के भारत की। पहला बाय बर्थ, इसे जूस सोल भी कहते हैं। ठीक है, ये अलग वर्ड है, इसको थोड़ा वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। बाय बर्थ होता है जन्म के आधार पर कब जन्म के आधार पर? जब आपका जन्म भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ। भौगोलिक सीमा क्या होती है? जो हमारा देश है, जो इसकी बाउंड्रीज है, ठीक है, उसकी सीमा के अंदर होना चाहिए, भारत के अंदर होना चाहिए। उसके बाद डिसेंट मतलब जन, सैंग्विन मतलब वंश परंपरा के आधार पर। इसमें क्या है? भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर, जैसे कि कोई पाकिस्तान चला गया, उसका तब जन्म हुआ, उसका एक पीढ़ी हम मानेंगे। अभी देखेंगे कौन कौन से हमारी उसमें कंडीशंस लगती हैं, उसके हिसाब से देखेंगे फिर कैसे कैसे इसमें आता है इंसान। ठीक है, वो अभी मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में। थ्रू रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा के, कि पंजीकरण कैसे करते हैं वही बताऊंगा। थ्रू नेचुरलाइजेशन, सहजीकरण द्वारा, सहजीकरण के द्वारा कैसे होता है? नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिक तौर पर जैसा होता है। थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, नए क्षेत्रों के अधिग्रहण द्वारा, मतलब कोई अपने क्षेत्र अपने मिला लिया तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, उनकी नागरिकता कैसे होगी फिर, तो उसके हिसाब से ये है हमारा नागरिकता का चैप्टर। और ये पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में शायद नागरिकता का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। उसका मूल अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहला भी इंपॉर्टेंट था, संघ था उसके क्षेत्र, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे वाले ये सारे पेपर के हिसाब से हैं, जो प्रीलिम्स में तो है, और मेंस में क्वेश्चन इनसे बन के आएंगे। और सीए था तो इसलिए तो बन के आएगा ही आएगा, कि बहुत ज्वलंत मुद्दा था। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से ही सारा आप कुछ याद रहेगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।